शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में रायबरेली पहुंचे थे। यहां पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संगठन इंडिया गठबंधन के साथ है। 2024 का चुनाव भाजपा की विधायी का चुनाव है। अपने ऊपर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार है, कुछ भी करा सकती है। 4 महीने पहले यह बात कही गई थी जिसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, जिसमें मैंने कहा था कि लक्ष्मी की पूजा करनी है तो घरवाली की ही पूजा कीजिए, जो असली लक्ष्मी घर की है उसकी पूजा करनी चाहिए। रायबरेली से इंडिया गठबंधन जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी वो जीतेगा। स्वामी ने अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के टिकट को लेकर कहा कि भाजपा क्या करती है इसको लेकर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी और जो इंडिया अलायंस में रहेंगे हमें उनकी चिंता है। स्वामी ने कहा कि जब मैंने पार्टी बना ली है तो किसी दल में विलय करने के लिए नहीं बनाई है। इंडिया अलायंस के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से बातचीत के सवाल पर स्वामी ने कहा कि जब हमारा गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ है तो उनके नेताओं से बात होना स्वाभाविक ही है। कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ देने का ऐलान किया। पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है। इस चुनाव में बीजेपी को हराना है और संविधान को बचाना है। राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज की लॉबिंग का जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व विधायक नरेश प्रजापति जी कल और परसों दोनों दिन के कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी उनके साथ मिलकर के वहां संघात्मक साधा ढांचा खड़ा करेंगे। और साथ ही साथ साथियों मैं कहना चाहता हूं आज इन सभी खबरों को भागते हुए मैंने ऐलान किया कि इंडिया अलायंस इस समय देश की आवश्यकता है। हम इंडिया अलायंस को ताकत देंगे। इंडिया अलायंस हमारी और हमारी पार्टी का किस रूप में उपयोग करना चाहती है तय उसको करना है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारा मकसद भी साफ है कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है तो बीजेपी को हटाना ही होगा। और बीजेपी को हटाना है तो इंडिया अलायंस को लाना ही होगा। इसलिए इंडिया अलायंस की जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मुख्य पार्टियां हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी तय करेंगी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी की क्या भूमिका और किस रूप में उसका सहयोग लेना चाहेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा मैं बहुत कमजोर नहीं हूं, क्योंकि पार्टी भले नहीं हो लेकिन जिसके पास करोड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश और देश में कार्यकर्ताओं का हजूम है वो कभी कमजोर नहीं होता। और साथियों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारी कोशिश है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन जिसको मानव कांशीराम साहब ने घर तक पहुंचाया था आज वो कहीं ठहर गया है। हम उस ठहराव को खत्म करना चाहते हैं। हम बाबा साहब के मिशन को और मानव कांशीराम साहब के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी का गठन करके घर घर पर इस अभियान को चलाएंगे। आज हमारी चाहत है कि देश में हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने हमारे संतों की भी एक कड़ी थी जो इस परिवर्तन की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाए हैं। वो कभी संत कबीर रहे हों, संत रविदास रहे हों, संत गुरु नानक रहे हों, इन सभी लोगों ने भी इस कर्मा को अपने अपने तौर तरीके से अपने संदेशों से आगे बढ़ाने का काम किया है। सिपाही को नहीं समझ रहे हैं कि 5 किलो 10 किलो चावल लेकर आपके बेटे और बेटी की ये पढ़ाई खत्म करा रहे हैं
ये नौकरी छीन रहे हैं। आपके बेटे और बेटी की नौकरी मिलेगी तो आप 5 किलो 10 किलो चावल नहीं, आप 5 कुंटल 10 कुंटल चावल लेने की है जेब में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ के बेटे बेटी को नौकरी नहीं देना चाहते, बेटे बेटी को रोजगार बना रहे हैं। आपके बेटे बेटी को पढ़ाई से रोकने के लिए शिक्षा को महंगी कर रहे हैं। इस चार को समझना होगा। यह आज चुनाव आता है तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा 1-2 रुपए, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो 5 रुपया 10 रुपया बढ़ जाएगा प्रति लीटर। ध्यान रखना, जो गैस सिलेंडर कभी 340 में हो बिका था, आज 1000 के ऊपर चला गया। और ये जो इनकी चतुराई है इसको भी आपको समझना होगा। आज सत्ता में बैठे हुए लोग देश को अदानी और अंबानी के हवाले करने में लगे हुए हैं। ये है डबल इंजन की सरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटती थी तो यहां का पैसा अपने देश के बैंक इंग्लैंड में ले जाकर जमा करती थी। लेकिन ये लुटेरे तो इतने खतरनाक हैं कि देश को बेच करके सारी की सारी सरकारी संपत्ति बारी बारी से अदानी और अंबानी को दे करके देश का पूरा पैसा अदानी और अंबानी के तिजोरी में भरने का काम कर रहे हैं। इनसे आप सावधान रहें। करोड़ों लोग भगवान के रूप में पूछते हैं, ये तो इतने बड़े कलाकार जादूगर हैं, ये भगवान का भी सौदा कर लेते हैं, भगवान के भी सौदा कर रहे हैं। वो भगवान जो सबको जीवन देता है, वो भगवान जिसकी कृपा से सब जिंदा रहते हैं, वो भगवान जब सबको जीवन देता है, ये छलिए लोग उन भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सबको प्राण देने वाला भगवान राम, मोदी जी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? जो भगवान सबको प्राण देता हो, जो भगवान सबको जीवन देता हो, हम उसको जीवन देने वाले कौन होते हैं? हम उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन होते हैं? वो तो खुद भगवान है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम में कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम ये साबित करना चाहते हैं हम भगवान राम से भी बड़े हैं। ये साबित करना चाहते हैं हम भगवान राम से भी बड़े हैं। और ये कहते क्या है कि हम राम को लाए हैं। तुम राम को क्या लाओगे? राम तो हजारों साल पहले आए हैं। राम के नाम पर तुम सत्ता में आए हो, तुम राम को नहीं ला सकते हो। ये बकवास करना बंद करो, ये धोखा है, छलावा है। राम के नाम पर वोट देने की इनकी साजिश है। ऐसे लोग जो भगवान राम का भी सौदा कर ले, ऐसे लोग जो अपने को भगवान राम से भी बड़ा स्थापित करने की बात कर रहे हैं, जो भगवान राम को भी प्राण प्रतिष्ठा करके खुद भगवान राम से बड़ा होने का अहंकार करते हो, वो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। भगवान राम का अपमान करने वालों से भी आप सावधान रहना। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये आज देश भी बेच रहे हैं, लोकतंत्र भी खत्म कर रहे हैं, भगवान को भी अपने से छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगार बना रहे हैं, महंगाई की मार से आप पर भी हमला कर रहे हैं और साथ ही साथ आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, व्यापारियों का भी शोषण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, हमारे पत्रकार साथी सीधे कभी नहीं लिखेंगे कि देश में इस सरकार ने गरीब पैदा किए, मजलूम पैदा किए। 80 करोड़ गरीब लाचार और मजबूर वो लोग हैं जो 5 किलो 10 किलो चावल पर
जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। जो 5 करोड़ 10 करोड़ चावल पर अपनी जिंदगी बिताता हो वो अमीर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोगों को इस सरकार ने गरीब बनाया है, लाचार बनाया है, मजबूर बनाया है। 5 करोड़ 10 करोड़ चावल देकर उनके वोट को लेने की एक गंदी राजनीति है। अगर इन 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता, नौकरी मिली होती, खेती मिली होती, धंधा मिला होता तो 5 करोड़ 10 करोड़ चावल के लिए कोई लाइन नहीं लगाता। कब उनके मालिक से कह करके उनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। आज पत्रकारों में भी बड़ा भय पैदा किया गया है। यही नहीं, ये सरकार देश भी बेचने का पाप कर रही है। आप जानते हैं हमारे पढ़े लिखे नौजवानों की जिम्मेदारी कि जो कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, उन्होंने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया भी दे दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी दे दिया। किसको? अदानी और अंबानी को। यही नहीं, LIC जैसी बड़ी संस्था भी बेच दिया जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं। आखिर ये देश क्यों बेचा जा रहा है? ये सरकारी उपक्रम, ये सरकारी विभाग, ये सरकारी संस्थान जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, वो पूंजीपतियों के हाथों में जा रही है, वो निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। अगर निजी हाथों में चले जाएंगे तो आगे भी नौजवानों को इन विभागों में सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। भेदभाव, गैर बराबरी इस देश में एक ऐसा सामाजिक कैंसर है जो समाज को नित्य प्रति कमजोर कर रहा है। आज जात पात छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर आज भी आदिवासियों के सिर पर खड़े होकर कुछ लोग पेशाब करना अपनी शान समझते हैं, कुछ लोग दलितों के शरीर में मलमूत्र का लेप करना अपनी शान समझते हैं, कुछ लोग इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी मंदिर में जाने से रोककर अपनी शान समझते हैं क्योंकि वो आदिवासी महिला है। आदिवासी समाज की महिला होने के नाते आज भी यथार्थवादी ताकतें राष्ट्रपति तक को भी मंदिर में जाने से रोक देते हैं। यही नहीं, इसके पहले जो राष्ट्रपति जी थे महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उनको भी राजस्थान में ब्रह्मा के मंदिर में जाने से रोक दिया गया था क्योंकि दलित समाज थे। क्या विडंबना है! यह देश आजादी का अमृत महोत्सव एक और मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, और दूसरी ओर आज भी जात पात का नंगा नाच खेला जा रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो इसी भाजपा के लोगों ने उस मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग को पहले गोमूत्र से धोया था, उसके बाद गंगा जल से धोया था। ये इनका घिनौना चेहरा है। जो लोग आज भी हमारे ऊपर पेशाब करने में अपनी शान समझते हैं, हमारे शरीर में मलमूत्र लगाने में अपनी शान समझते हैं, हमें मंदिरों में जाने से रोककर अपनी शान समझते हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपकी शान आपको मुबारक हो। लेकिन राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी एक संकल्प लेके आगे बढ़ रही है कि जात पात छुआछूत ऊंच के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करने पाएगा। हर पार्टी संघर्ष के रास्ते पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे खड़ी दिखाई पड़ेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आज आपको एक नारा और लेना होगा। ये नारा हम देते रहे हैं मानो काशीराम जी के जमाने में, और कहते रहे हैं वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या नारा था? वोट हमारा रात तुम्हारा, वोट हमारा रात तुम्हारा, वोट हमारा
और साथियों, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो फिर एक बार नारा हो जाए, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर। माननीय जी, रायबरेली आना हुआ है, क्या कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है? आज राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी रायबरेली जनपद के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के लिए मैं और मेरे साथ पार्टी के संरक्षक भैया जी धनगर जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र लहरी जी तथा हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी भाई दिलीप चौधरी जी सभी यहाँ पर इकट्ठे आए हुए हैं, क्योंकि इस समय पूरा देश चुनावी मोड़ पर है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और जिस तरीके से आज भाजपा सरकार ने देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बनाने का पाप किया है, महंगाई से आम जनता की कमर तोड़ दी है, जीएसटी और ईडी के माध्यम से छोटे लघु मध्यम व्यापारियों की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। साथ ही साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज तक लाभकारी तो मूल्य नहीं दिला पाई, अलबत्ते एमएसपी की मांग के खिलाफ उन पर जम करके लाठियां बरसाई हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए हैं। यहाँ तक कि किसानों पर ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है, दुश्मनों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, आज सरकार उस पर कहर बरपा कर रही है। यही नहीं, भाजपा सरकार संविधान प्रदत्त अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण शून्य, निष्प्रभावी और ख़त्म करने का पाप कर रही है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ मजाक कर रही है। लोकतंत्र को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। और यही नहीं, लाभ के तमाम ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान, संस्थान, विभाग जिसमें मुख्य रूप से देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्थाएं जो लाभ में चल रही थी, उनको निजी हाथों में देने का भी पाप किया है। तो स्वाभाविक रूप से आज देश पर भी खतरा है, लोकतंत्र पर भी खतरा है, संविधान पर भी खतरा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बेरोजगार नौजवान बेरोजगार बनाया जा रहा है, छोटे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उसको देखते हुए हमारा और हमारी पार्टी का ये संकल्प और निर्णय है कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। और भाजपा हटाने के लिए चूंकि इंडिया अलायंस गठबंधन बन चुका है, इसलिए हम उसके हिस्से के रूप में न केवल इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे, बल्कि सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए हर प्रकार का जो भी उपाय हो सकता है, जनता के बीच में जाने से लेकर के चुनावी सभाओं और साथ ही साथ गोष्ठियों, कार्यकर्ता बैठकों, सम्मेलनों के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को आगाह करेंगे। चूँकि जब मैंने पार्टी का ऐलान कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से विलय के लिए नहीं किया है, पार्टी को स्थापित करने के लिए किया गया है। इसलिए पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ, इतना जरूर है
कि इंडिया अलायंस के कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे। हम हमारा जिस भी रूप में उपयोग लेना चाहेंगे वो पूरा का पूरा मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। राजनीति में अभी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्या लग रहा है क्या कारण हो सकता है? अब चुनावी अधिसूचना जारी हो चुकी है तो पत्ता नहीं, आज नहीं तो कल तो खुलना ही खुलना है। जल्दी ही पत्ता खुलेगा और जो भी पत्ता खुलेगा वो चौंकाने वाला होगा। स्वामी जी, अखिलेश यादव ने कल आपसे कोई बात की क्या? उन्होंने कहा कि हम स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था। आपने इस्तीफा कब दिया, पार्टी कब छोड़ी? अब चूंकि उस बैठक में तो मैं था नहीं, आप थे तो आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब जब इंडिया अलायंस के साथ में हैं तो स्वाभाविक रूप से इंडिया अलायंस के नेताओं से तो मेरी वार्ता हुई ही होगी। कुशीनगर की सीट आप भी नहीं पता है, अब हमें तो तब पता होगा जब कोई निर्णय सामने आएगा। रायबरेली में आप किस कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रायबरेली और अमेठी में? उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, आप जैसे बयान दे रहे हैं मुकदमा लगातार दर्ज हो रहा है। अब ये भाजपा सरकार है, कुछ भी करा सकती है। 4 महीना पहले की बात पर अब मुकदमा दर्ज करने का औचित्य क्या है? और फिर हमने किसी पर टिप्पणी नहीं की थी, हमने केवल इतना ही कहा था अगर लक्ष्मी की ही पूजा करनी है तो घरवाली की पूजा करिए, जो घर को संभालती है, जो घर को साफ सुथरा रखती है, जो घर की बेहतरी तरक्की और बच्चों की परवरिश से लेकर के पढ़ाई लिखाई लालन पोषण सबका काम करती है, तो जो असली लक्ष्मी घर की है उसकी पूजा करिए। इसमें हमने विरोध किसका किया? स्वामी जी, रायबरेली में इंडिया गठबंधन का कौन सा कैंडिडेट हो जो किसको उम्मीद करते हैं, कौन होना चाहिए? इंडिया अलायंस जिसको भी कैंडिडेट बनाएगा वो जीतेगा। राहुल प्रियंका में से कौन होना चाहिए? जो भी होगा, अगर घोषणा के पहले कोई बात सुन लेंगे तो मज़ा फिर किकरा हो जाएगा। वो मज़ा बना रहे इसलिए इंतजार करना होगा। अच्छा, बदायूं से अभी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और आपकी बेटी का क्या रहा है? अब बीजेपी क्या करती क्या नहीं करती उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं है, और करती है तो अच्छा, नहीं करती तो अच्छा, ये उसका काम है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई दखल नहीं है। बेटी के भविष्य को लेकर कोई बीजेपी खत्म होने जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी की विदाई का चुनाव होगा। तो क्या संघमित्रा के लिए, इंडी के लिए कोई इंडिया गठबंधन के लिए सीट देखी जा रही है? जो इंडिया अलायंस में रहेंगे हमें उनकी चिंता है, अगर कोई और कहीं है तो उसकी चिंता हमें नहीं है।